हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बायोलॉजी के लेक्चर्स को समझ रहे होंगे। तो जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आप उनको कंप्लीट रखिए, आप उनको कवर रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बिहार बोर्ड से, है ना, BSEB से काफ़ी रिलेटेबल है। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वे सभी। ठीक है। सो आज मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है। मैंने आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है और एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि NCERT का जो भी चैप्टर है मैं उसे क्या करूँ, लाइन बाय लाइन कवर करूँ। आप, है ना, लाइन बाय लाइन मैं आपके बुक को कवर करूँ और आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँ। इससे क्या होगा कि मुझे हैंड रिटन नोट्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं जो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा उसमें मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, हाइलाइटेड कर रखा है। आप उसको हाइलाइटेड चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो आप अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो तो आपका NCERT भी कवर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, सारे डाउट्स भी कवर हो जाएंगे। NCERT से जो भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, है ना, सभी कवर हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन्हें जिन्हें बायोलॉजी की एक अच्छी क्लास की ज़रूरत है। ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। और इसके बाद एक 12th चैप्टर है। 12th चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस को पढ़ते हैं, उपयोग को पढ़ते हैं, है ना। यानी कि 11th चैप्टर और 12th चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। अगर आप 11th चैप्टर को अच्छे से नहीं समझोगे सो आप 12th चैप्टर को भी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। क्लियर है। तो इसी वजह से 11th चैप्टर यानी बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर आपको समझना ही काफ़ी ही आवश्यक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में पढ़ने हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से प्रक्रम पढ़ने हैं, प्रक्रम होते हैं जिससे बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये काफ़ी डायनामिक चीज़ है। मतलब अभी बायोटेक्नोलॉजी का जो समय है, अभी जो युग चल रहा है, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके कई सारे फेयरनेस क्रीम बनाए गए हैं, कई सारे एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं, कई सारे क्रीम बनाए गए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई सारे जीव बनाए गए हैं जो दवाओं के ट्रायल में काम आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक डायनेमिक टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो काफ़ी मज़ा आएगा चैप्टर को पढ़ने में, काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में देखो NCERT एक काम करता है कि बगल में लिख देता है कि आपको क्या पढ़ने हैं। तो पहला हम लोग को पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में, उसके बाद पुनर्योगज DNA तकनीक के साधन के बारे में पढ़ने हैं, और फिर पढ़ने हैं पुनर्योगज DNA तकनीक के प्रक्रम के बारे में। ठीक है। तो देखो इस बुक में मैं जहाँ जहाँ पीले कलर से हाईलाइटेड किया है मैंने, वो आपको नोट्स लिखने हैं, और कहीं कहीं रेड कलर का भी मैंने हाईलाइट किया, तो जो रेड कलर का है उसे भी लिखना है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उसे आपको कभी नहीं छोड़ना है और उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी है क्या, यह मैं आपको बताता हूँ, सुनो क्या है। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा प्रौद्योगिकी है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें मनुष्यों के जिसमें
मनुष्यों के फायदे के लिए, मनुष्यों के लाभ के लिए वस्तु बनाए जाते हैं। ये मैंने काफ़ी छोटा सा डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर आप एनसीईआरटी के व्यू से देखें तो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। यही बातें मैंने आपको अभी बताई कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें मनुष्यों के, है ना, अलग अलग तरीके का एंजाइम का यूज़ करके, केमिकल का यूज़ करके मनुष्यों के फायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। परिभाषा याद होगा, जैव प्रौद्योगिकी मेरे साथ बताइए अब, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा प्रक्रम है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें मनुष्यों के लाभ के लिए अलग अलग वस्तु, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी भी कह रहा है फर्स्ट लाइन में, जो कि आपको याद करना है। ठीक है, जैसे देखो, डबल रोटी, शराब, सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। ठीक है, तो डबल रोटी यानी कि ब्रेड, शराब, ये सभी जो बनाए गए हैं ये सभी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से ही शराब बनाए जाते हैं और डबल रोटी बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, बायोटेक्नोलॉजी का अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया। बायोटेक्नोलॉजी में आपने क्या सीखा कि मनुष्यों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। किसके फ़ायदे के लिए? मनुष्यों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। तो मनुष्यों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं, तो एक दो चीज़ आप बताइए जो मनुष्य के फ़ायदे के लिए हो। जैसे सिंपल सा चीज़ है दही। दही जो है सबसे सबसे सिंपल चीज़ है ना। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही बनाया जाता है। जो अभी मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि दही कैसे बनता है, शराब कैसे बनते हैं, फिर इडली डोसा जो बनाए जाते हैं, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी का ही नतीजा। लेकिन हाँ, ये सभी उतने उन्नत किस्म के नहीं है, ये सभी हम लोग घर में यूज़ करते हैं। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है काफ़ी साइंटिफिक रूप में। तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद प्रक्रम का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का यह भी क्या है, एक परिणाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर में जो भी हम लोग सूक्ष्म जीवों से बने हुए चीज़ खाते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही क्या है, एक रूप है। तो बायोटेक्नोलॉजी में मेन होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में काम क्या किए जाते हैं, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो, इनमें वे प्रक्रम आते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकता रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीवों का उपयोग उपर्युक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर के जो भी चीज़ें हैं, शराब है, डबल रोटी है, या फिर एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, क्रीम्स हैं, जो भी चीज़ बनाए जाते हैं उनमें आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर आगे चलकर अनेक प्रक्रमों, तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? जैसे पात्रे, पात्रे का मतलब क्या होता है? इनविट्रो, निषेचन द्वारा परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार, ये सभी किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये सभी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाए जाते हैं। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी में जीवों का ही उपयोग करके मनुष्यों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ भी की जाती हैं। यहाँ पे तो ये भी बता दिया गया कि इन विट्रो निषेचन द्वारा, इन विट्रो मतलब किसी ट्यूब में निषेचन करवाया जाता है। और आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का पता होगा ही, टेस्ट ट्यूब बेबी इसी को कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक क्या है, फ़ायदा है। जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, मतलब जो हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं उनके
उनका उपयोग, फिर उनका संश्लेषण, उनको ठीक करना, डीएनए टीका का निर्माण, दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। ठीक है। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ यानी ईएफबी ने बायोटेक्नोलॉजी का एक अपने तरफ से परिभाषा दिया है, और अपने तरफ से उसने क्या परिभाषा दिया है, यहाँ पे है। ईएफबी मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या दिया है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। अब देखो, ये डेफिनेशन तो है बहुत ही हार्ड, इसको समझने का तो खैर बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इन्होंने क्या दे दिया, लेकिन इनके कहने का मतलब यही है कि अलग अलग जीवों का उपयोग करके, विज्ञान की शाखाओं का उपयोग करके मनुष्यों के लिए जो फायदेमंद चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने इतने पैराग्राफ में सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी को समझा, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा को समझा। आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने हाईलाइट किया है आप उसको अच्छे से लिख लें और समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत। बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत है, डेफिनेशन समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के मेनली दो सिद्धांत हैं, एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट किया है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के कितने प्रिंसिपल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट सिद्धांत है आनुवांशिक इंजीनियरिंग और सेकंड सिद्धांत है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में रोगाणु रहित। देखो क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जीव का डीएनए निकालकर दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। सिंपल सा समझो, एक जीव का डीएनए निकालकर दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। तो मैंने क्या बताया आनुवांशिक इंजीनियरिंग में कि एक जीव से डीएनए निकाला जाता है और दूसरे जीव में डाल दिया जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके। अब ये कैसे होता है, इसी चीज़ को पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि इस जीव से डीएनए निकाल के इस जीव में डीएनए को हम कैसे फिट करेंगे। इसी सारे चीज़ों को हम लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले, यही इसी चीज़ को पढ़ने वाले। आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि एक जीव है, जैसे छिपकली मान लो। छिपकली में एक सबसे बड़ा गुण होता है कि उसका कोई अंग कटता है तो फिर से वो ठीक हो जाता है, खासकर उसका पूंछ होता है ना। तो हम सोचेंगे कि क्यों ना इसका डीएनए निकाल कर, क्योंकि ठीक होने का जो उसका गुण है उसके डीएनए में ही है। उसके डीएनए में ये कोडिंग है कि भाई तुम्हारा अगर पूंछ कटता है तो फिर से तुम ठीक हो जाओगे। तो साइंटिस्ट सोचेंगे कि क्यों ना इस छिपकली का डीएनए निकाल कर मनुष्य में फिट कर दिया जाए कि अगर किसी मनुष्य का अंग कटता है तो फिर से बन जाए। हालांकि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ख्याली पुलाव है, ऐसा होता नहीं है। साइंटिस्ट अभी इस और काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अगर पॉसिबल हो तो क्या किया जाएगा कि छिपकली का डीएनए निकाला जाएगा और मनुष्य के डीएनए में उसको फिट कर दिया जाएगा, जिससे मनुष्य के अंदर भी वो गुण आ जाएंगे कि मनुष्य का भी अगर कोई अंग कटे तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, यही है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। आई बात समझ में। इसी को डेफिनेशन हम लोग देख लेते क्या है। इस तकनीक द्वारा क्या है, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षण यानी कि फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन थोड़े समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखते हैं ये लोग। ठीक है। तो मतलब ये हुआ जो मैं आपको बताया वही। अगर आपसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप यही कहेंगे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी का वह सिद्धांत है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ को एक जीव से निकालकर किसी दूसरे जीव में फिट कर दिया जाता है। ठीक है।
उसके बाद है दूसरा, जिसमें यह कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों को एक ऐसे रोगाणु रहित पर्यावरण में रखा जाए जिससे वो एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम्स का निर्माण कर सके। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया क्या? इसमें क्या था कि एक जीव से डीएनए निकालिए और दूसरे जीव में फिट कर दीजिए, और इसमें यह है कि हम सूक्ष्म जीवों को, जो फायदेमंद सूक्ष्म जीव हैं, उसको ऐसे वातावरण में रखना, ऐसे वातावरण में रखना कि उनसे हम एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम्स या फिर और भी केमिकल्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं उसको हम लोग बना सकें। क्लियर है बात ये? तो यही दो सिद्धांतें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हमें यूज़ करने हैं। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बताया। पहला, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि मनुष्यों के फ़ायदे के लिए जीवों का यूज़ करके जो चीज़ें बनाया जाता है उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और फिर बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने सिद्धांत होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है ये जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में मैंने क्या बताया कि जीव को, एक जीव के डीएनए को निकालकर दूसरे जीव में फिट कर दिया जाए। और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमें लगेगा कि इस जीव में अच्छा डीएनए है, इस जीव का गुण कुछ अच्छा है, तो इस जीव का गुण भी किसी और जीव में होना चाहिए, तो इसका डीएनए निकालकर दूसरे में फिट कर दिया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसी को हम लोग को पूरा चैप्टर में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अब आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में ही हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। तो फिर क्या है, संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते होंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में ये बात करेंगे कि आपको तो पता ही है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से सुपीरियर है। क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन के बाद जो भी जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन के बाद जो भी जीव उत्पन्न होता है उसमें विविधताएं होती हैं, पता है आपको। और ये जीव, यानी लैंगिक जनन के बाद जो जीव उत्पन्न होता है उसके पास जीवन जीने के लिए ज़्यादा क्षमताएं होती हैं। वो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग रूप बदलने का मतलब है कि अपनी आदतें बदल सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। अब देखो, इन्हीं सारे इस चैप्टर में जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण और पुनर्योगज डीएनए कई बार इस चैप्टर में नाम लिया जाएगा। तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि क्या है। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो आपका पहला सिद्धांत है, यहाँ पे जो आपका पहला सिद्धांत है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक जीव से डीएनए निकालिए, दूसरे जीव में डीएनए को फिट कर दीजिए। तो इस काम को करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? पहले जीन क्लोनिंग करनी होगी, जीन स्थानांतरण, तब जाके पुनर्योगज डीएनए बनता है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए डालने के लिए हमको एट लास्ट पुनर्योगज डीएनए, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, बनाना होगा। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं यहीं पे सारा चीज़ समझा दे रहा हूँ, बाकी आगे मैं आपको पढ़ के भी समझा दूंगा। होगा वही बात, बस मैं आपको काफ़ी इजी वे में आपको समझा देता हूँ। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मत पूछना कि अब होता क्या, चलो मैं फिर से बता ही देता हूँ। पहले मैंने क्या बताया कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि एक जीव से डीएनए निकालेंगे और दूसरे जीव में फिट करेंगे। तो एक जीव से डीएनए निकालकर दूसरे जीव में फिट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पुनर्योगज डीएनए। ऐसे ही तो नहीं ना चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। आप गाड़ी में बैठे, वो गाड़ी आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, और फिर आप वहां पे उतर जाते हो, फिर वो गाड़ी वहां से चली जाती है।
सेम प्रोसेस यही होता है। मान लो कि आप एक डीएनए हो, मान लो आप एक गाड़ी में बैठ गए, मतलब एक जीव, मतलब डीएनए को निकाला गया, उसको कहीं पे बैठाया गया, फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उस जीव में फिट कर दिया गया। यानी कि आप मान लो कि आप मंजिल तक पहुंच गए, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, मतलब ये इसी डीएनए को फिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या चाहिए? प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि डीएनए को काटता है, डीएनए को काटेगा, है ना, जिसको हम लोग आनुवांशिक कैंची कहते हैं। याद रखना, इसको कहते हैं हम लोग आनुवांशिक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ये डीएनए को काटने का काम करता है। क्या करता है? डीएनए को काटने का काम करता है। उसके बाद दूसरा चीज चाहिए लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम जो कि डीएनए को जोड़ने का काम करता है। अभी बस मैं आपको टूल बता रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, मतलब जीव, एक जीव से डीएनए निकालकर दूसरे जीव में फिट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला आपको चाहिए था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा है लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए को जोड़ता है। डीएनए को काटने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइगेज एंजाइम। और उसके बाद एक चाहिए प्लाज्मिड, जो कि डीएनए को ले जाने का काम करेगा। ठीक है, ये तीन चीजें चाहिए, तब जाकर आप जीन क्लोनिंग करोगे और जीन स्थानांतरण करके पुनर्योगज डीएनए आप बना दोगे। ठीक है, अब होता क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का नाम आप याद रखिएगा जो मैंने बताया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और प्लाज्मिड। पहले क्या किया जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, पहले पहले ये देखा जाता है कि किस जीव का डीएनए मेरे को निकालना है। पहले ये देखा जाता है कि किस जीव का डीएनए हमको निकालना है। तो आपने तय कर लिया कि मान लो ए जीव है, इसका डीएनए मेरे को निकालना है, तो इसका डीएनए आपको क्या करना है? निकालना है। तो आप क्या करोगे कि आप इसकी एक कोशिका लेंगे, उसके बाद आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लोगे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके डीएनए को काट दोगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके डीएनए को क्या करोगे? काट दोगे। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटने के बाद इस डीएनए, जैसे मान लो कि ये डीएनए है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा गया है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक प्लाज्मिड को भी काटा जाएगा। सेम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? ये प्लाज्मिड गोल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मिड क्या होता है, बस अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो। तो क्या किया गया? मैंने तय किया कि इस ए जीव का मेरे को डीएनए निकालना है, तो आपने इसका एक कोशिका लिया किसी भी शरीर के अंग से, उसके बाद आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके डीएनए को काटा और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इस प्लाज्मिड को भी काटा। जैसे मान लो कि आपने इतना प्लाज्मिड काट दिया। ठीक है, आपने क्या किया? इतना प्लाज्मिड को आपने काट दिया। अब क्या होगा कि अब बचा लाइगेज एंजाइम का काम। अब लाइगेज एंजाइम उठाइए और ये जो डीएनए आपने काटा है, इस डीएनए को इसमें जोड़ दीजिए। जुट गया? तो इस प्लाज्मिड में यहां से यहां तक प्लाज्मिड और यहां से यहां तक वो डीएनए जो कि आपने काट के निकाला था। ठीक है, इतना ये डीएनए, ठीक है, और इतना आपका प्लाज्मिड। इन्हीं दोनों के सम्मिलन को क्या कहा जाएगा? पुनर्योगज डीएनए। इसी तरीके से पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम और एक प्लाज्मिड। हम किसी भी वांछित डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उस प्लाज्मिड को काटेंगे जो कि हमने चुना है, और फिर लाइगेज एंजाइम से काटे हुए डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। और फिर इसी को दूसरे, अब ये जो है ना, ये बन गया, ये पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब इसी को, ये जो पूरी प्रक्रिया हमने किया, इसी को हम लोग कहते हैं जीन क्लोनिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग?
जीन क्लोनिंग, डीएनए काट के लगा देना, तो इसको हम लोग कहेंगे जीन क्लोनिंग। और इसी को हम लोग जिस जीव में चाहे उस जीव में फिट कर देंगे, तो बन जाएगा वो डीएनए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग हो गया। तो बात आ गई समझ में कि कैसे कैसे क्या होता है। यही सारी चीज़ों को बस जो मैंने आपको बताया ना, इसी को पढ़ना है। देखो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप जानते हैं कि विजातीय जीवों में किसी प्रकार के स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है। मतलब कि जो डीएनए आपने काटा है और फिर जो आपने जिस जीव में आप फिट करेंगे, जिस जीव में आप उस डीएनए को फिट करेंगे, जो अभी मैंने बताया, उसका क्या होगा आगे चल के, उसका क्या होगा वो यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है कि संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो जो डीएनए है ना, डीएनए के पास आपको पता है, जब आप पीछे लेक्चर में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए के पास एक गुण होता है कि वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। खुद से क्या कर सकता है वो, अ, गुणित कर सकता है, अपना प्रतिकरण बना सकता है, अपना फोटोकॉपी बना सकता है। और यही डीएनए का जो गुण है वो हमें जिंदा रखता है। ठीक है, हमारे कामों को संपादित करवाता है। तो जीवों में किसी प्रकार के स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है। भविष्य यह है कि जो डीएनए हम लोग दूसरे जीव में डालेंगे वो खुद से गुणित नहीं हो पाएगा, किंतु जब यह डीएनए आदाता मतलब ग्राही के जीनोम में जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। तो यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए में प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। अगर आप ऐसे ही डीएनए को काटे और दूसरे जीव में डाल दिए तो प्रतिकृति कर ही नहीं पाएगा। यानी कि दूसरे जीव में जो हम लक्षण सोच रहे थे कि यह लक्षण इसमें आ जाएगा, वो आएगा ही नहीं। जब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक यह डीएनए अपना प्रतिकरण ना बना पाए, प्रतिकृति ना बना ले। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके डीएनए के मतलब ये जो डीएनए जो मैं लाऊंगा, इसको जिस जीव में फिट करना है उसके गुणसूत्र में, उसके जीनोम में मुझे को फिट करना पड़ेगा। उसके जीनोम में जब आप फिट कर देंगे तो वो ये गुणित करने लगेगा, डीएनए गुणित करने लगेगा और उस पूरे जीव को अपने जैसा बना लेगा। तो यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा है कि एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन यानी रेप्लिकेशन का उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। तो किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन है तो उसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे हम लोग प्रतिकृति का मूल यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जीव से आप डीएनए काटे हैं और जिस जीव में उस डीएनए को फिट करेंगे, तो इस डीएनए को हमको कहाँ फिट करना पड़ेगा, उसके जीन में फिट करना पड़ेगा, उसके जीनोम में फिट करना पड़ेगा। और जब हम उसके जीनोम में इसको फिट कर देंगे तो जीनोम में एक स्थान होता है, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकृति का मूल। वहीं से डीएनए अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करेगा, और जब तक डीएनए अपना प्रतिकृति नहीं बना लेता तब तक इस डीएनए का लक्षण उस जीव में नहीं दिखेगा। तो प्रतिकृति बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आई बात समझ में। तो यही बात है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन कि जो डीएनए दूसरे जीव में डाला जाता है उसका क्या भविष्य है, तो आप ये आंसर देंगे कि एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे हम लोग प्रतिकृतियन का उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट से मतलब जो भी मैंने बताया ना कि जिस बिंदु से डीएनए अपना प्रतिकृति बनाना शुरू करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। जब तक ये प्रतिकृतियन की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक डीएनए अपना लक्षण पूरा का पूरा दिखा ही नहीं पाएगा। ठीक है, आगे है, इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके, जिसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। मतलब अगर डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर दिया तो इसे ही हम कहते हैं क्लोनिंग। इसे हम क्लोनिंग कहते हैं क्योंकि डीएनए अपना क्लोन बनाना शुरू कर दिया है, अपना गुण बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं
अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये जो अध्ययन हम लोग अभी करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कैसे कैसे डीएनए का पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है, उसको देख लेते हैं। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड मैंने बताया था ना कि प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड यह एक गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड का परिभाषा ये है। प्लाज्मिड क्या है? एक गोलाकार गुणसूत्र होता है, एक बाहरी हिस्सा है जो कि खुद रेप्लिकेट करते रहता है, और ये खासकर जीवाणुओं में पाया जाता है। तो जीवाणुओं से ही हम लोग को प्लाज्मिड निकालना पड़ता है। तो इस वजह से जीवाणु भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या? कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए बनाने की विधि पढ़ेंगे। कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? खुद से कैसे एक पुनर्योगज डीएनए हम लोग बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है। तो क्या होगा कि जो सबसे पहला प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया गया था वो किसके सहायता से बनाया गया था? सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहायता से बनाया गया था। तो ये एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कूटलेखन जिन के जुड़ने से हो सका था, मतलब ये पहले बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा। और किसने बनाया था? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने इस पुनर्योगज डीएनए को सबसे पहले बनाया था सल्मोनेला टाइफोनेरियम के उपयोग से। कब बनाया था? 1972 में। उपर्युक्त कार्य, यानी कि ऊपर जो कार्य बताया गया था, उपर्युक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया गया, जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। मतलब क्या किया गया कि प्लाज्मिड से, है ना, प्लाज्मिड से एक डीएनए का टुकड़ा काटा गया। और ये प्लाज्मिड, अभी मैंने बताया प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणुओं के अंदर जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक एक्स्ट्रा ऐसा डीएनए जिसमें ज़्यादा क्रोमोसोम होता है। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? उस प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटा जिसमें ये गुण था कि वो प्रतिजैविक प्रतिरोध कर सकता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम, अभी मैंने ऊपर बताया ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए को काटता है, कि खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। इसका मतलब यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, अगर प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता तो पुनर्योगज डीएनए बन ही नहीं सकता था, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अस्तित्व नहीं था। इसी वजह से प्रतिबंधन एंजाइम का खोज बहुत ही ज़रूरी था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक कैंची कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप याद भी रखिएगा। तो कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइगेज एंजाइम, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटिए और डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम चाहिए। अब यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है। यानी कि जो प्लाज्मिड बनाया था और प्लाज्मिड में जो हमने क्या जोड़ा था, जो काटा हुआ डीएनए अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाए ना, तो ये टोटल अभी जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर का काम करेगा, यानी कि संवाहक का काम करेगा। ठीक है, तो जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हो कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, जैसे मच्छर जो होता है वो मलेरिया के होस्ट उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम को। जैसे एक मच्छर है, आपको पता है कि प्लाज्मोडियम जो जिससे मलेरिया होता है उसको दो होस्ट चाहिए, एक तो मच्छर का शरीर चाहिए, एक मनुष्य का शरीर चाहिए। तो मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम चला जाता है, फिर वही मच्छर किसी आदमी को काटता है तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला जाता है, फिर उसको बीमारी कर देता है। तो इस मच्छर में जो प्लाज्मोडियम था वही प्लाज्मोडियम उस मच्छर के काटने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाता है। ठीक है, प्रवेश कर जाता है। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ऐसे ही काम किया जाता है। जो वेक्टर है ना, ये जो डीएनए वेक्टर है, ये भी ऐसे ही काम करता है, मच्छर की तरह काम करता है। जैसे मच्छर प्लाज्मोडियम को पकड़ता है और मनुष्य में फैला देता है, वैसे ही ये वेक्टर डीएनए को पकड़ता है
और दूसरे जीव में लेके चला जाता है। ठीक है। फिर है कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। बात आ गई ना, जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम, जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो ये बात मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में। इस संयोजन से पात्रे यानी इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है। ये जो बात अभी मैंने आपको बताया, यही बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कैसे एक जीव से डीएनए निकाला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने के बाद। उसके बाद उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को काटा जाता है और फिर लाइगेज एंजाइम से कटे हुए डीएनए को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद इस टोटल उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए। और यही पुनर्योगज डीएनए वेक्टर की तरह काम करता है। ऊपर मैंने आपको बताया वेक्टर की तरह काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जीवों को डीएनए को पहुंचाने का काम करता है। अब इसमें कुछ एंजाइम्स काम करते हैं जो कि आपको नाम याद रखना जरूरी है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है इनको स्थानांतरित करने के लिए, दूसरे जीव में ले जाने के लिए। फिर इन्हीं सारे चीज़ों को जो भी हमने अभी किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को काटा, काटने के बाद उसको प्लाज्मिड को काटा, फिर जोड़ा, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या कह दिए? जीन क्लोनिंग कह दिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसको आपको लिख लेना है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण हैं। तो पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरण डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना और उसकी संतति में स्थानांतरित करा देना। ये 3 चरण हैं जीन क्लोनिंग के, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के। ठीक है। अब जो है टॉपिक हमें पढ़ना है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अभी तक आपको टोटल चीज़ समझ में आया ना? ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है सबका नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा और याद कीजिएगा। और ये जो अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम से जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन क्या क्या हैं? पहला आपको चाहिए प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, संवाहक यानी कि प्लाज्मिड, या फिर परपोषी जीव। ये सारे साधन हैं जो कि हमें चाहिए। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है। जिससे हम लोग डीएनए को काटते हैं ना, वही है प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम को सबसे पहले 1963 में बनाया गया था। 1963 में 2 तरह के एंजाइम बनाए गए थे, है ना? किससे बनाए गए थे? ई कोलाई से। 1963 में ई कोलाई से 2 तरह के, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हीं में से एक था। मतलब 1963 में 2 तरह के एंजाइम बनाए गए थे। एक था एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि आपको अभी मिल जाएगा इसमें पढ़ने के लिए। कितने तरह के एंजाइम निकाले गए थे? 2 तरह के, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। तो जो एक था एक्सोन्यूक्लियस जो था वो डीएनए को मिथाइल ग्रुप से जोड़ता था, और जो दूसरा था एंडोन्यूक्लियस वो डीएनए को काटता था। ठीक है। तो 2 तरह के एंजाइम बनाए गए, याद रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर पूछा गया कि प्रतिबंधन एंजाइम किस टाइप का एंजाइम था, तो दूसरे टाइप का एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहला जो एंजाइम था जो इकोलाई से निकाला गया था, वो डीएनए को जोड़ता था मिथाइल ग्रुप से,
और जो दूसरा एंजाइम था वो डीएनए को काटता था, जिसको हम लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, दो तरह के 1963 में प्रतिबंधन दो तरह के एंजाइम बनाए गए, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं, एंजाइम दो तरह के बनाए गए। एक एंजाइम जो डीएनए को जोड़ता था मिथाइल ग्रुप से, और एक एंजाइम जो डीएनए को काटता था। तो डीएनए को काटने वाले को हम लोग नाम रख दिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। क्या? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। और जो सबसे प्रथम प्रथम एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड 2। क्या था? हिंड 2। तो ये जो शुरुआत में ही देखा गया कि ऐसा पाया गया कि जो हिंड 2 है, डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्म यानी कि बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। तो इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड 2 को पहचान अनुक्रम कहते हैं। मतलब क्या? ये देखा गया कि जो हिंड 2 है, जो दुनिया का सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस है, ये देखा गया कि ये डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से काट रहा है। एक स्थान को पहले पहचान रहा है, फिर काट रहा है, और उस स्थान को क्या कहा गया? विशिष्ट क्षारक अनुक्रम। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो सॉरी, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन्हीं को पहचान के, यानी हिंड 2 जो था इन्हीं को पहचान के काटता था अंदर से। ठीक है, तो दो तरह के एंजाइम बनाए गए थे, शुरुआत में मैंने बताया ना। तो एक था एक्सोन्यूक्लियस, एक था एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो था वो डीएनए को बाहर से काटता था, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से काटता था। बस इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारे पास 900 से भी अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आज हमारे पास 900 से भी अधिक क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो डीएनए को अलग अलग अनुक्रमों से काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखो एक्सोन्यूक्लियस के बारे में है। तो इसको इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता नहीं, ये सारी बातों को मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने। ठीक है, कि एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? एक्सोन्यूक्लियस का काम एक बस जो डीएनए का जो लड़ी है उसको बस, जो न्यूक्लियोटाइड जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है तो उसके सिरे को छुड़ा देना, बस इतना ही काम है एक्सोन्यूक्लियस का। और एंडोन्यूक्लियस का काम है कि डीएनए के जो नाइट्रोजनी बेसिस को अंदर से काटता है, ये बीचों बीच काट देगा। तो ये एंडोन्यूक्लियस का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाया गया है कि कैसे बनाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करके कैसे उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको, पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। देखो, तो एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों को एक ही स्थान पर काटेगा। इको R1 के डीएनए में क्रम GAATIC के रहने पर डीएनए को बेस G एवं G व A के बीच काटता है। अब आपको पता होगा कि GAATIC क्या होता है? GAATC क्या होता है? ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन। ये आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है, तो देखो ये है संवाहक डीएनए। संवाहक डीएनए मतलब ये प्लाज्मिड का डीएनए है और ये बाहरी डीएनए है। ये संवाहक डीएनए है। तो संवाहक डीएनए मतलब इसी डीएनए को हमको इसमें फिट करना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो ये डीएनए का एक अनुक्रम है। डीएनए को जब आप काफ़ी खोल के पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको ये सारा अनुक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। तो GAATTC यहाँ पे एक मिसप्रिंट कर दिया है। देखो यहाँ पे GAATIC लिखा है ना, यहाँ पे T होगा। तो इस संवाहक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा काटेगा कि दोनों के सिराएं एक दूसरे से अपोजिट हो, कि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं। क्योंकि आपको पता है कि ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन एक दूसरे से जुड़ते हैं।
तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सॉरी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन ग्वानिन से नहीं जुड़ता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन थायमिन से जुड़ एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन ग्वानिन जो है वो तो प्यूरिन का प्रकार है और थायमिन साइटोसिन पायरिमिडिन का प्रकार है। आपको पहले पुराने लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से। तो संवाहक डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस प्रकार से काटेगा कि दोनों में ये सीक्वेंस हो जाए कि ए टी से जुड़ जाए और जी सी से जुड़ जाए। देखो यही काटा है इसको। अब देखो यहाँ पे ऐसे बनाया गया ना, तो ए टी से जुड़ेगा तो दोनों जो ए है वो टी से जुड़ जाएगा और ये दोनों ए इस दोनों टी से जुड़ जाएगा और जी और सी से तो पहले ही से जुड़ा हुआ है। तो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है यानी ए टी से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो दोनों को काटा गया और फिर देखो यहाँ पे दोनों को लाइगेज एंजाइम क्या कर देगा, जोड़ दिया। और जब ये जुट गया तो ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। हो गया काम, ठीक है। तो ये रहे आपके पुनर्योगज डीएनए बनाने की विधि, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये टोटल चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बेशक कमेंट में पूछिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।